अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीन नाज़िर है। आज हम स्टैटिस्टिकल थ्योरी 2 बायोस्टैटिस्टिक्स का लेक्चर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आपका क्रिटिकल रीजन या हम एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन कौन सा है। हमने पहले जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा, उसके अलावा हमने कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस रेंज हमने देखी क्या है। अब हम देखते हैं कि इन्हीं से रिलेटेड आपका टॉपिक है एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन। ये बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है, ये आपके हाइपोथेसिस आपका गलत है या सही है उसको कंसीडर करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए हम ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन का स्टडी करते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक का नाम है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन। आपके ये बेसिकली दोनों पॉइंट्स क्या हैं। आपका जो हाइपोथेसिस पेश किया है आपने, अल्टरनेटिव या आपका जो नल हाइपोथेसिस है, उसको टेस्ट करने के लिए कि इन दोनों में से कौन सा ठीक निकला है आपकी रीडिंग्स के लिहाज से, किसको हमने एक्सेप्ट करना है, नल को एक्सेप्ट करना है या नल को रिजेक्ट करना है, उसको उस लिहाज से हम एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन रीजन को देखते हैं। तो आज का लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 7 है, सब्जेक्ट बायोस्टैटिस्टिक्स है। आपने इसको अपनी बुक से एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लेना है। तो मैं सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस रीजन के बारे में बताऊंगी। एक्सेप्टेंस रीजन क्या है? एक्सेप्टेंस रीजन के हमने अपना हाइपोथेसिस कौन से आपके, अगर ग्राफ में ड्रॉ करूं तो कौन से एरिया में जब आपका हाइपोथेसिस या आपकी जो स्टैटिस्टिक्स वैल्यू हैं वो आएंगी तो हम उस रेलिवेंट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले रीडिंग करते हैं। इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग the test procedure partition all the possible sample outcome into two subsets on the basis of whether the observed value of test statistics is smaller than a threshold value or not. The subset that is considered to be consistent with null hypothesis is called the acceptance region. Another subset is called the rejection region or critical region. अच्छा, जब हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं तो हम उसकी फिर कैटेगरीज बना लेते हैं। कैटेगरीज हम किस तरह बनाते हैं? दो तरह, एक को अल्टरनेटिव कंसीडर कर लेते हैं, एक को नल कंसीडर कर लेते हैं। जो नल होता है, समझो कि मैं कहूँ कि तमाम औरतों का वजन 40 किलो है, फिर मैं कहूँ तमाम औरतों का वजन 40 किलो से ज़्यादा है। एक इसमें हमारा नल हाइपोथेसिस है, एक अल्टरनेटिव है। चलो, मैंने इक्विवेलेंट ले लिया कि 40 किलो के बराबर है, वो मेरा नल था, और जो मैंने लिया कि ग्रेटर देन 40, 40 से ज़्यादा था, वो मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया। ठीक है, अब मैंने इसको दो सबसेट में अपने हाइपोथेसिस को कन्वर्ट कर दिया। अब स्टैटिस्टिकल टेस्ट के बाद जब मैंने इसका ग्राफ ड्रा करना है तो मेरे पास दो रीजन आते हैं, एक एक्सेप्शन रीजन और रिजेक्शन रीजन। अगर मेरा सैंपल साइज जो उसकी स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर आते हैं तो मैं अपना नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लूँगी। अगर वो रिजेक्शन रीजन में आते हैं तो मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूँगी और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लूँगी। तो बेसिकली क्या होना चाहिए कि आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होना चाहिए और आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होना चाहिए। पर एक्सेप्शंस हो सकती हैं। आपका जो हाइपोथेसिस कौन सा एक्सेप्ट होने वाला है, नल या अल्टरनेटिव, ये पता नहीं होता। ये आपके स्टैटिस्टिकल टेस्ट के आउटकम जो हैं, जो उसकी रिजल्ट्स निकले हैं, वो डिफाइन करते हैं कि आया कि जो आपकी वैल्यू है वो रिजेक्शन रीजन में कर रही है फॉल या एक्सेप्टेंस रीजन में। अच्छा, पहले वक्तों में क्या होता था? पहले हमने जितनी भी अब तक थ्योरी पढ़ी है उसमें हमने पी वैल्यू, जो सिग्निफिकेंस लेवल था, उसके लिहाज से हमने देखा कि आप स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, there is another method of statistical testing called critical region.
अब पी वैल्यू या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देख के हमने देखा था कि हम अगर फर्ज करो कि पी वैल्यू आपकी स्मॉलर आए तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। अगर ज्यादा आ जाए तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। सॉरी, पी वैल्यू अगर ज्यादा आ जाए तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। पी वैल्यू अगर ज्यादा आ जाए तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर कम आ जाए तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। There is another method of statistical testing called the critical region, also called the traditional method. अब आपका एक और तरीक़ाकार है जिसके थ्रू आप अपने जो statistical testing है उसको आप जो hypothesis है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं critical region। ठीक है, अब वो critical region किस तरह डिफाइन होता है? फॉर ए फिक्स्ड प्री सेट वैल्यू ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू रिसर्चर पहले ही फिक्स कर लेता है, आया कि उसने 0.05 रखनी है, 0.01 रखनी है या 0.1% रखनी है। जो अल्फा एरर है उसकी वैल्यू रिसर्चर ने पहले ही डिफाइन की होती है। ठीक है, अब अगर एक वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन है तो हमारे जो क्रिटिकल रीजन है वो इक्विवेलेंट होगा उसी अल्फा एरर की। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के। हाउएवर वी विल ओनली यूज द क्रिटिकल रीजन फॉर द केस वेयर आर टेस्टिंग म्यो व्हेन अल्फा इज नोन। अब हम अपनी क्रिटिकल रीजन को तभी यूटिलाइज कर सकते हैं जब हमें अल्फा की वैल्यूज ऑलरेडी पता हों, तभी हम अपना क्रिटिकल रीजन वाला जो थीसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर है इसको हम मेजर कर सकते हैं। अब क्रिटिकल रीजन का जो मेथड है उसमें क्या होता है, द वैल्यूज ऑफ सैंपल मीन फॉर विच वी रिजेक्ट alternative null hypotheses are called the critical region of the X distribution। फर्ज करो मेरे पास एक सैंपल का मैंने मीन निकाला है, तो अगर उसकी वैल्यू इस क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं करती तो मैं अपने जो नल हाइपोथेसिस को, अगर करती है इसमें फॉल क्रिटिकल रीजन में तो मैं इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगी। अगर क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही हैं, नहीं कर रही तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगी। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वी रिजेक्ट एच नॉट आर कॉल्ड द क्रिटिकल रीजन। ऐसी वैल्यूज जो इस क्रिटिकल रीजन में फॉल करेंगी उन सबको, उस सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करते जाएंगे। चाहे अगर फर्ज करो ये वैल्यू आती है 0.1 से लेकर 0.5 तक, मैंने ये क्रिटिकल रीजन डिफाइन किया हुआ है, तो 0.1 से 0.5 तक जितनी भी इसके अंदर मेरी वैल्यूज आएंगी, जितना भी मेरे आउटकम्स आएंगे, उन सबको मैं क्रिटिकल रीजन के अंदर कंसीडर करके अपना नल हाइपोथेसिस क्या करती जाऊंगी, रिजेक्ट करती जाऊंगी। द लोकेशन ऑफ क्रिटिकल रीजन डिपेंड अपॉन हाइपोथेसिस। आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर डिपेंड करती है आपके क्रिटिकल रीजन की जो एरिया है। देखें ये लेफ्ट टेल्ड है, राइट टेल्ड है और टू टेल्ड है। ठीक है, नोट दैट दिस इज नॉट द पी वैल्यू प्रीवियसली डिस्कस। आपका ये वाला एरिया है, ये बेसिकली आपका अल्फा एरर का एरिया होता है जो पहले से ही डिफाइन होता है। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा शुड बी फिक्स्ड प्रीसेट नंबर असाइंड बिफोर द ड्राइंग एनी सैंपल। तो आपका जो अल्फा लेवल है ये पहले से ही डिफाइन होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। अब ये लेवल क्या होते हैं, 0.05 हो सकता है, 0.01 हो सकता है या 0.1 हो सकता है, कोई भी इस तरह इनमें से कोई वैल्यू सेट की जाती है। क्रिटिकल वैल्यूज आर द जी स्कोर दैट कोरस्पॉन्ड टू शेडेड एरियाज। अब ये जो क्रिटिकल जो ब्लू एरियाज हैं ये क्रिटिकल वैल्यूज को शो करते हैं। अगर लेफ्ट टेल्ड है तो आपका क्रिटिकल रीजन क्या होगा, नेगेटिव में। ठीक है, और अगर राइट टेल्ड है तो आपका क्रिटिकल रीजन पॉजिटिव वैल्यूज है। ठीक है, और अगर टू टेल्ड है, दो रीजन है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, तो हमारा इस तरह क्रिटिकल रीजन बनेगा और इसके अंदर जो भी ये दोनों जो ब्लू एरियाज हैं ये क्रिटिकल रीजन बने। ठीक है,
अच्छा, अब इसमें हम किस तरह अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। चलिए हम अल्टरनेटिव की बजाय हम जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि फर्ज करो कि अगर मेरे नल हाइपोथेसिस की जो स्टैटिकल वैल्यूज हैं वो क्रिटिकल रीजन में फॉल करेंगी तो मैं अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगी। अगर वो क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं करेंगी तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगी। ठीक है, तो इन्होंने नल हाइपोथेसिस को स्टैंडर्ड बना के कहा है कि अगर आपके क्रिटिकल रीजन में ये इसकी वैल्यू फॉल करेंगी तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर नहीं फॉल करेंगी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम टेस्टिंग ऑफ म्यू करें, उसकी टेस्टिंग के लिए क्या है कि हमारे पास जो आपका सैंपल का मीन है वो रैंडमली असाइन होना चाहिए। आपका जो अल्फा है वो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो नोन होना चाहिए, मतलब उसका ऑलरेडी गिवन होना चाहिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और आपकी जो नंबर ऑफ सैंपल है कि हमने पढ़ा था ना 30 से ज़्यादा हो तो उसको कैलकुलेट करना आसान है, तो हम उसके ऊपर जी टेस्ट टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो अगर आपका नॉर्मल अगर 30 से ज़्यादा है तो हमारे लिए म्यू को कैलकुलेट करना आसान होता जाता है। फिर हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें देख के हम एक नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिफाइन कर लेते हैं। क्या होता है कि सबसे पहले हम एक नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर हम अल्टरनेटिव बनाते हैं और साथ ही हम अपने सिग्निफिकेंस लेवल की जो वैल्यू है वो सेट कर देते हैं। ठीक है, फर्ज करें कि मैं अपने जो वैल्यू है उसके ऊपर जी टेस्ट अप्लाई करना चाह रही हूँ। जी टेस्ट क्या था कि आपने मीन में से जो सैंपल का मीन है उसमें से पॉपुलेशन के मीन को माइनस करके डिवाइड कर देना है सिग्निफिकेंस लेवल पे और स्क्वायर रूट पे जो आपके नंबर ऑफ सैंपल साइज का है। ठीक है, इसके बाद जब आपका चूंकि सिग्निफिकेंस लेवल डिफाइंड होगा फिर आप उसकी वजह से एक स्केच बना सकते हैं। स्केच बनाएंगे जिसमें आप अपना क्रिटिकल रीजन और क्रिटिकल वैल्यूज को डिफाइन करेंगे। द एरिया ऑफ क्रिटिकल रीजन इज इक्वल टू अल्फा। जितना आपका सिग्निफिकेंस लेवल होगा वो ही आपका क्रिटिकल रीजन का एरिया डिफाइन करेगा। उसके बाद आपकी जो आउटकम्स आएंगी इस रिजल्ट पे अप्लाई करने के बाद, इस फार्मूला पे अप्लाई करने के बाद जो आपकी वैल्यूज आएंगी, अगर वो वैल्यू अल्फा के रीजन में फॉल कर रही होंगी तो आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, और अगर फॉल नहीं कर रही होंगी तो आप अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, if the test statistic falls in critical region reject null hypothesis, if the test statistic does not fall in the critical region fail to reject null hypothesis। जैसे ही हमने ये देख लिया कि आया कि आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, तो आपने उसको देखते हुए आपने अपने रिजल्ट इंटरप्रेट कर लेने हैं। इंटरप्रेट द रिजल्ट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एप्लीकेशन। फिर इसके बाद आपने रिजल्ट अप्लाई करने थे। 6 आपके स्टेप हैं। बेसिकली क्या है, आपने रिक्वायरमेंट्स देखनी है, आपका रैंडमली सैंपल लिया गया है, रैंडम लेने के बाद आपका सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा लेवल पता है सबको, आपका जो सैंपल साइज है वो आपको गिवन है। सैंपल साइज के बाद आपने देखना है कि नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने उसको कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपका सैंपल रैंडम है कि नहीं इसको कंप्यूट करने के लिए आपने एक टेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जी टेस्ट टी टेस्ट डिपेंड अपॉन दी रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब जैसे आप ये टेस्ट पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कौन सा टेस्ट हमने किस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। ठीक हो गया। अभी हमारी जो वैल्यूज हैं उसका जो सैंपल साइज है वो 30 से ज़्यादा है तो हम अप्लाई कर रहे हैं जी टेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमने अल्फा को देखते हुए अपना क्रिटिकल रीजन डिफाइन कर लेना है, उसको स्केच कर लेना है। फिर 5th नंबर पे हमने क्या करना है कि अपने उस रीजन के लिहाज से अपना जो टेस्ट अप्लाई करने के बाद जी टेस्ट के बाद जो हमारा वैल्यूज आई हैं उसको देखना है कि वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही हैं कि नहीं। फॉल करेंगी तो हमने अपना अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस जो बनाया था उसको रिजेक्ट करके अल्टरनेटिव एक्सेप्ट कर लेना है।
ठीक है। और अगर फॉल नहीं कर रही क्रिटिकल रीजन में तो हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेना है, अल्टरनेटिव को रिजेक्ट करना है। उसको देखते हुए हमने अपना रिजल्ट अखज़ कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल दी है। इस एग्जांपल में उन्होंने बताया कंसीडर एग्जांपल 3, एक एग्जांपल थी बुक की जिसमें हमने सन स्पॉट्स देखे कि किन किन एरियाज में धूप थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने 4 वीक के लिए सन स्पॉट देखे, कहाँ कहाँ पे धूप का एरिया ज्यादा था। Areas, a random sample of 40 such period from Spanish colonial time gave the number of sunspot per period। तो उन्होंने 40 सैंपल साइज हमारा क्या हो गया 40। उन्होंने 40 रीजन्स में अपना ये ऑब्जर्वेशन देखी। उसके बाद उसका जो रॉ डाटा था उसने वो लिया, उसका मीन कितना आया 47 मीन आया, ठीक है। उसके बाद उसने सिग्निफिकेंस लेवल डिफाइन किया 35। उसके बाद उसने देखा कि ईयर्स आफ्टर उसका जो मीन की वैल्यू थी वो क्या थी, म्यू इज इक्वल टू 41, ठीक है। फिर अभी उसने सिग्निफिकेंस लेवल भी पहले से डिफाइन कर दिया 0.05। तो अभी हम देखते हैं कि हमारी जो सारी वैल्यूज हैं वो उसके थ्रू हम किस तरह अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारा रैंडम वेरिएबल था x, यस। हमारा सिग्मा जो था वो मौजूद था, G35 मौजूद था, ये देखें ये 35। उसके अलावा इस प्रॉब्लम में हम देखें कि रैंडमली अज्यूम किया गया, यस। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल सैंपल साइज कितना है 30 से अबव है, तो हम इसमें जी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। कितना था 40 था हमारा सैंपल साइज, ये ठीक है। अब उसके बाद हम सेकंड अपना ऑप्शन लेते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप तो हो गया, हमने रिक्वायरमेंट देख ली। सेकंड क्या था, हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस बनाना है। हाइपोथेसिस हम अपनी लास्ट लाइन को देखते हुए बनाएंगे जो कि बता रहा था कि डू डाटा इंडिकेट दैट द मीन sunspot activity during the Spanish colonial period was higher than 41। तो हम एक कहेंगे कि जो मीन स्पॉट की एक्टिविटी थी वो इक्विवेलेंट थी 41 के या ग्रेटर थी 41 के। तो इक्विवेलेंट थी उसको नल हाइपोथेसिस बना लेते हैं, ग्रेटर है तो उसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना। सिग्निफिकेंस लेवल हमने पहले से डिफाइन कर दिया, तो हमने इसको फॉर्मूला में पुट किया तो हमारी वैल्यू हुई 1.08। अब क्योंकि क्रिटिकल रीजन हमने डिफाइन किया था 1.645, ठीक है। आपको पता है कि मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 हो तो जो हम अगर उसको अल्फा लेवल देखें उसका तो वो 1.645 आता है, ठीक है। तो अगर हमारी ये देखें 1.08 तो ये क्या है, इस रीजन में फॉल नहीं करी, वो क्या होगी थोड़ी इस तरफ मूव कर जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, स्केच ए ग्राफ एंड शो द क्रिटिकल रीजन एंड क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू है, this test sample does not fall in the critical region, therefore we fail to reject null hypothesis। तो हम इस null hypothesis को रिजेक्ट कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसको देख के हम अपने रिजल्ट्स निकालेंगे। वो क्या होंगे रिजल्ट्स, at the 5% level of significance the sample evidence is insufficient to justify rejecting alternative hypothesis। हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देखते हुए हम प्रूव नहीं कर सके कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस था वो एक्सेप्टेबल था, हमने इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। हमारी इसमें वैल्यूज फॉल नहीं की तो हमने किया अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट, नहीं किया रिजेक्ट। अगर इसके अंदर फॉल करेंगी तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे ना, अगर इसके अंदर फॉल करेंगी हम नहीं रिजेक्ट कर सकेंगे। तो इसके अंदर अगर होती ना वैल्यू 1.63 या 62 तो हम वो इस रीजन में आती तो हम अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देते, पर अब वो इधर आई है तो हम अपना हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सके, हमने एक्सेप्ट किया, ठीक है। इधर एक वैल्यू दिखाई है जी वैल्यू,
95% उसका कॉन्फिडेंस लेवल है, 5% उसका सिग्निफिकेंस लेवल है। अब इसके बाद आपका अभी तक हमने पढ़ा था कि आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए पी वैल्यू के अलावा आपका एक रिजेक्शन मेथड होता है, एक्सेप्टेंस मेथड और रिजेक्शन मेथड। तो हमने क्या किया कि उस पूरी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट डाटा की तरफ मूव करते हैं कि ये थोड़ी आपका इंफॉर्मेटिव है ये बात। हमने देखना है कि टाइप्स ऑफ डाटा क्या है। ठीक है, डाटा क्या होता है बेसिकली? इट इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स फ्रॉम विच मीनिंगफुल कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। ये एक ऐसा फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं जिसमें से हम अपना पूरे का पूरा रिसर्च वर्क कंप्लीट करते हैं। अब ये कौन सा डाटा हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, जैसे नेम्स हो गए, नंबर्स हो गए, टेक्स्ट हो गए, ग्राफिक्स, डेसिमल। द सिंगुलर फॉर्म इज डेटम एंड द प्लूरल फॉर्म इज डाटा। अगर हमारे पास एक डाटा होगा, एक किस्म का डाटा होगा तो हम उसको डाटम कहेंगे, और अगर हम मल्टीपल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको प्लूरल में आ जाता है तो उसको हम डाटा बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जब आप रिसर्च के लिए निकलते हैं, जो आपके पास लोगों की हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री या आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं या कोई भी अपने टॉपिक से रेलिवेंट आप बात करते हैं और उसका डाटा रिटर्न में देते हैं, तो आपके पास जो भी फिगर्स आती हैं, जो भी हकीकतें आपके सामने आती हैं, वो ओवरऑल डाटा क्या कहलाता है, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? डाटा। अब ये डाटा नंबर्स, नेम, टेक्स्ट, ग्राफिक्स और डेसिमल की फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, अब उसकी आगे टाइप्स हैं। दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फर्स्ट हैंड बाय द रिसर्चर ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ द स्टडी। ठीक है, अगर मैं खुद जाके हर पेशेंट से डाटा कलेक्ट करती हूँ तो ये क्या है? प्राइमरी डाटा है। ठीक है, प्राइमरी डाटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फर्स्ट हैंड बाय द रिसर्चर ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ स्टडी। हम जिस भी स्टडी के लिए निकले हैं मार्केट में या टाउन में या हॉस्पिटल में, जिसको हमने अपना फर्ज करो एक का काम मुकद्दस चाह रही है कि उसने लो बैक पे काम करना है। ठीक है, मुकद्दस एक लो बैक का क्वेश्चनियर, एक क्वेश्चन बना के ना 20-25 हॉस्पिटल निकल गई है। अब वो जो हॉस्पिटल में गई है, वहाँ जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं कमर दर्द के, उससे वो डाटा लेती जाती है और अपना क्वेश्चनियर फिल करती जाती है। ठीक है, ये इस टाइप का जो डाटा है उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा इज गैदर स्पेसिफिकली फॉर ए रिसर्च प्रोजेक्ट। हम इसको रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स। हम जो बंदा का मसला है एग्जैक्टली हम उसी से डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो ओरिजिनल सोर्स से डाटा आ रहा होता है। वी कैन कलेक्ट प्राइमरी डाटा थ्रू द वेरियस वेज लाइक फोकस ग्रुप डिस्कशन, पैनल, क्वेश्चनियर। अच्छा, हम बात करते हैं कि ये जो डाटा भी हम आगे फर्दर डिफरेंट किस्म की पैनल्स के थ्रू ले सकते हैं, या हम कुछ लोगों का ग्रुप बिठा के तब उससे डिस्कशन कर लें। ठीक है, पैनल भी उसी की फॉर्म है कि हमने 10-12 लोग बैठे हैं और एक रिसर्चर है, वो उन सबसे 1 बाय 1 डाटा लेता है। या क्वेश्चनियर की फॉर्म में कि एक पेज ले लिया जिसके ऊपर हमने 20 से 30 क्वेश्चन प्रिंट कर लिए हैं और जैसे जैसे पेशेंट से हम पूछते जाते हैं उसको हम टिक करते जाते हैं। इस तरह हमारे पास हर पेशेंट का अलग अलग क्वेश्चनियर आता है और हम उसको लेके फॉलो करते हैं। तो आपकी जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें आप ये क्वेश्चनियर के थ्रू अपना डाटा कलेक्ट करोगे। उसके बाद बात आती है सेकेंडरी डाटा की। ठीक है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है? डाटा विच हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन मे बी सॉर्टेड, tabulated and has undergone a statistical treatment. अच्छा, इट इज फैब्रिकेटेड और टेलर्ड डाटा। इसको फैब्रिकेटेड और टेलर्ड डाटा भी बोलते हैं। अच्छा, अब इस डाटा में क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो क्या कहता है कि मैंने खुद जाके पेशेंट से डाटा नहीं लेना,
उसके पास टाइम कम है, या कोई भी वजूहत हो सकती हैं, या कन्वेंस नहीं है, या उसके पास बजट नहीं है कि वो जाके खुद पेशेंट से डाटा ले। वो फिर क्या करता है कि हॉस्पिटल ही जाता है, और हॉस्पिटल के जो डिजिटल सिस्टम होता है, जो उसका मेडिकल इंक्वायरी का सिस्टम होता है, उनके कंप्यूटर्स में मौजूद जो ऑलरेडी डाटा है उसी को वो एक्सट्रैक्ट करता है। फर्ज करो कि आजकल कोविड है, तो एक पर्सन जाता है, वो कहता है कि मैंने देखना है कि मुल्तान में कितने लोगों को कोरोना हो चुका है, तो वो सिर्फ निश्तर जाएगा। निश्तर जाके वो जो मैनेजिंग टीम है कोविड की, उनके पास जाएगा और उनसे बात करेगा कि मुझे अपना जो कंप्यूटर में मौजूद डाटा है कि कितने लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ, कितनों को नहीं हुआ, वो सारा डाटा मुझे दे दें। तो वो इस तरह ये जो डाटा लेना है, ये होता है सेकेंडरी डाटा। जो पहले से लोगों ने लिया होता है उससे वो अपने रिजल्ट निकालेगा, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। और अगर जाके मैं हर पेशेंट से खुद डाटा कलेक्ट करूं तो वो होता है प्राइमरी डाटा। कॉमन सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा फॉर सोशल साइंस इंक्लूड सेंसस, सर्वे, ऑर्गेनाइजेशनल रिकॉर्ड और एनी पब्लिश डाटा। तो मोस्टली हम ये डाटा कहाँ से लेते हैं? कोई मरदमशुमारी हुई हो, कोई सर्वे हुआ हो पूरी पॉपुलेशन पे, या कोई ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड बनाया हुआ हो। जैसे अगर मैं चाहूँ कि पूरे मुझे डीपीटी के स्टूडेंट्स की एज पता चल जाए, तो मैं हर स्टूडेंट के पास एज जाके पूछने की बजाय मैं आपके एडमिट डिपार्टमेंट के पास जाऊंगी और उनके जो उन्होंने आपके एडमिशन फॉर्म में सारा डाटा एंटर किया होता है, तो उसमें से जाके मैं इंफॉर्मेशन ले लूंगी। तो ये क्या होगा? सेकेंडरी डाटा होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि आपका जो एक्सेप्टेंस रीजन है और रिजेक्शन रीजन है, जिसको हम क्रिटिकल रीजन भी बोलते हैं, उसके थ्रू हम किस तरह आपकी जो हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास अल्फा लेवल जो है वो ऑलरेडी डिफाइन होना चाहिए। अल्फा लेवल को देखते हुए हम अपना क्रिटिकल रीजन को ड्रा कर सकते हैं। अगर हमारा जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स हैं वो क्रिटिकल रीजन के अंदर फॉल करेंगे तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर वो आउट ऑफ दी जो रीजन है वो फॉल करेंगे, मतलब एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेंगे, तो हम क्या करेंगे? अपना जो नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगा आपका रिजल्ट, तो आपने उसको क्या करना है? डाटा को जो आपका अल्टरनेटिव जो नल हाइपोथेसिस है उसको आपने रिजेक्ट कर देना है। और अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगा, रिजेक्शन क्रिटिकल रीजन के अलावा इधर मिडल पोर्शन में रिजेक्ट फॉल करेगा, तो हमने अपना जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट नहीं करना। ठीक है, उसके बाद हमने डाटा की टाइप्स पढ़ी। डाटा बेसिकली क्या होती है? वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो हमने अपने रिसर्च वर्क के लिए कलेक्ट करते हैं। तो दो तरह के डाटा होते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो है जो आप डायरेक्टली पेशेंट से जाके लेते हो या डायरेक्टली किसी कम्युनिटी पर्सन से जाके लेते हो, जबकि सेकेंडरी डाटा वो होता है जो आप कोई ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है उधर से डाटा कलेक्ट करते हो। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ समझ आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका हम कोई टेस्ट अरेंज करते हैं ताकि आपके अब तक के जितने भी टेस्ट मतलब जितने भी लेक्चर हो चुके हैं हम उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें और अपना उसका रिवाइज करके एक दफ़ा उसका टेस्ट दे दें। तो आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपने किस दिन टेस्ट देना है और मुझे बता देना। थैंक यू सो मच।